हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट विद किशन 24/7। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की जो बुक हम सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी है दोस्तों। उसके अंतर्गत हम अब बात करने वाले हैं कंप्यूटर, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ईमेल, पावर पॉइंट का प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया और दोस्तों मृदुल उपागम एवं वेबिनार्स। अब इसके अंतर्गत बात करने वाले हैं। ये दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों का जो दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी जितनी भी बीएड से संबंधित वीडियो हैं सभी आप तक पहुँचें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इस लेसन से संबंधित अधिगम परिणामों के अनुकूल हेतु सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग। यानी कि दोस्तों जो हमारा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, किस किस के माध्यम से किया जाता है, हम सभी को देखने वाले हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें बात पहले हम देख लेते हैं। यह सूचना संप्रेषण तकनीकी के कुछ प्रकारों का वर्णन किया जा रहा है जिसके अनु अनु अनुप्रयोग से अधिगम परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। अधिगम हेतु निम्नलिखित सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दोस्तों पहले कंप्यूटर हुआ, इंटरनेट हुआ, कंप्यूटर सह अनुदेशन हुआ, मल्टीमीडिया हुआ, मृदुल उपागम हुआ, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, ईमेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, अनुरूपण हुआ, वेबिनार्स हुआ। दोस्तों आज इन सभी हेडिंग के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग कंप्यूटर। आई होप दोस्तों आप लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा, उसका हमारे जीवन में कितना उपयोग है वो आप लोग जानते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या युक्ति है जो आज का युग कंप्यूटर का युग कहा जाता है। इसे केवल इंटरनेटिंग मशीन कह देना ही काफ़ी नहीं है, अपितु इसे इंटेलेक्चुअल मशीन कहा ज़्यादा सार्थक है। यह मानव ज्ञान का संकल्प तथा मानवीय क्षमता से कई गुना अधिक है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसी में क्या बताया गया है कि कार्यों को क्रियान्वित करने वाला एक चमत्कार तथा आश्चर्यजनक उपकरण है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं। इसे सुपर मशीन भी कहा जाता है। व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, यातायात एवं शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का व्यापार उपयोग हो रहा है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत माना जाता है। यह व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए उपयोगी होता है। दूरवर्ती शिक्षा हेतु कंप्यूटर एक विशेष माध्यम है। कंप्यूटर की संकल्पना 3000 वर्ष पुरानी है, जब एक साधारण यंत्र अबेकस का आविष्कार चीन में गणना करने हेतु किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर सन 1945 में प्रारंभ हुए जब एटनासाफ बैटरी कंप्यूटर का विकास हुआ। यह सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिससे संक्षेप में ABC कहा गया। तत्पश्चात कंप्यूटर का अत्यंत तीव्र गति से विकास हुआ। आधुनिक युग में कंप्यूटर डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप के रूप में बाजार में उपलब्ध हुए। अब दोस्तों अब देख लेते हैं दोस्तों कंप्यूटर की विशेषता एवं उपयोगिता। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की विशेषता एवं उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला हेडिंग डालेंगे, उसके अंतर्गत दोस्तों लिखेंगे कंप्यूटर अत्यंत विश्वसनीय आंकड़ों सूचनाओं को प्रदान करने वाली बौद्धिक मशीन है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थियों को कंप्यूटर के विभिन्न तथ्य, आंकड़े तथा सूचना प्राप्त होती है। अब दोस्तों तीसरा बात करते हैं। कंप्यूटर में विभिन्न सूचनाओं एवं आंकड़ों का भंडारण किया जा सकता है तथा उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, लंबी तथा जटिल गणनाएं तत्कालिक ही संपन्न की जा सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, विश्व की कोई भी नवीनतम जानकारी कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, विद्यार्थियों को अनुक्रियाएं करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों को तत्कालिक पुनर्वलन उत्तर की पुष्टि के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर सीखने की प्रक्रियाओं को सरल एवं प्रभावशाली बनाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों को अभ्यास के अवसर मिलते हैं। बिल्कुल। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की वेबसाइट देखी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कम समय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करके आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो विद्यार्थियों को स्व अधिगम तथा स्वाध्याय के अवसर मिलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये विशेषता और उपयोगिता आप लोगों को समझ आई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ओके दोस्तों, टेली कॉन्फ्रेंसिंग इसमें देख लेते हैं दोस्तों क्या है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय वस्तु या वार्तालाप कर सकते हैं। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, टेली एंड कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें टेली का अर्थ होता है दूर तथा कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ होता है सम्मेलन। अतः टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ है दूर दूर स्थित व्यक्तियों में सम्मेलन कराना। इस प्रणाली द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति दूर दूर रहकर भी किसी विषय पर ऐसे वार्तालाप, चर्चा तथा विचार विमर्श करते हैं जैसे आमने सामने बैठे हों। आजकल टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, व्यवसाय एवं तकनीकी सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। दूरवर्ती शिक्षा के लिए यह एक सशक्त माध्यम है। अब दोस्तों बात करते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार। इसके कितने प्रकार हैं दोस्तों? पहले देख लेते हैं कि आपको निश्चित है कि लिखना होगा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। अब बात कर लेते हैं पहला दोस्तों, श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अब दोस्तों इसके अंतर्गत देख लेते हैं, टेलीफोन के माध्यम से श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग में दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर इस प्रकार चर्चा कर सकते हैं जैसे आमने सामने बैठे हों। वे एक दूसरे को देख तो नहीं पाते और वे अपने विचार तथा सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सभी श्रव्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग अत्यंत उपयोगी प्रणाली है। कई अवसरों पर शिक्षक की उपस्थिति में विद्यार्थी इस प्रणाली के माध्यम से दूर बैठे विशेषज्ञों या शिक्षकों से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं, दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ओके दोस्तों, दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग अर्थात वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। दोस्तों इसके अंतर्गत देख लेते हैं, दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग में टेलीविज़न के माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसमें कठोर सामग्री के रूप में टेलीविज़न तथा कोमल सामग्री के रूप में संबंधित नेटवर्क तकनीकी और सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग संचित्र संप्रेषण या सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति दूर दूर बैठकर भी विचार विमर्श तथा चर्चा के साथ साथ अपने हाव भाव तथा क्रिया प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। अब दोस्तों इसके अंतर्गत देख लेते हैं, यह कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का ही परिष्कृत एवं
उत्कृष्ट रूप है। इसमें कठोर सामग्री के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें कंप्यूटर के माध्यम से दूर बैठे हुए प्रतिभागियों के विषय वस्तु और ग्राफिक्स से संबंधित संप्रेषण किया जाता है। इसे ग्राफिक्स संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। इस तकनीकी द्वारा किसी चित्र या सामग्री को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके संप्रेषित किया जाता है। प्रतिभागी कंप्यूटर द्वारा निर्देशित टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। वे टर्मिनल सूचना प्रदर्शन तथा प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं के प्रतिग्रहण उपकरणों से सुसज्जित होते हैं। ये टर्मिनल मुख्य नियंत्रक कंप्यूटर से संबद्ध होते हैं। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सचिव वार्तालाप, सूचना संप्रेषण, वेबसाइट पर आदान प्रदान, ईमेल एवं इंटरनेट से संबंध सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से किया जा सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ। दोस्तों ये जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ, आइए दोस्तों इसे देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है दोस्तों और कितना ये हमारे लिए लाभदायक है, आइए देखते हैं। इसमें दोस्तों पहला बताया गया है, आप निम्नलिखित लाभ होंगे आप लिख सकते हैं और उसके बाद लिखिए पहला, सुदूर क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायक। दोस्तों दूसरा बात करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग समय और धन की दृष्टि से मितव्ययी है, बिल्कुल। तीसरा बात करते हैं दोस्तों, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक लचीली प्रणाली है, इसे छोटे या बड़े समूहों में व्यवस्थित किया जा सकता है। दोस्तों चौथा बात करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्यक्ष एवं सजीव शिक्षण की भांति लाभकारी है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं पांचवा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में पारंपरिक ढंग से न उपलब्ध होने वाले विद्यार्थियों के लिए समय सारणी व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में तत्कालिक पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, टेली कॉन्फ्रेंसिंग शिक्षण कार्य के दौरान विद्यार्थियों में मन में आने वाले प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिक्षक एक समय में विश्व के अधिकांश लोगों की समस्याओं को समाधान कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जटिल विषयों पर विशेषज्ञों से वार्तालाप, चर्चा, विचार विमर्श किया जा सकता है तथा विषय की जटिलता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोग से देश काल और परिस्थिति की सीमाओं में न बंधकर पूरे विश्व में एक समान ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में द्विमार्गी प्रसारण द्वारा परस्पर प्रभावशाली समूह संचार की व्यवस्था रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, टेली कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा परिसर के बाहर के अध्ययन केंद्रों से संपर्क सरलता से बनाया जा सकता है तथा उन्हें केंद्र द्वारा निरंतर भी किया जा सकता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को लाभ समझ आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरनेट। ओके दोस्तों, इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें बताया गया इंटरनेट का अर्थ कंप्यूटर का जाल अर्थात एक ऐसा जाल जिसमें करोड़ों कंप्यूटर्स जुड़े रहते हैं। इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क प्रणाली है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही तीव्र शुद्धता तथा मितव्ययी रूप से होता है। यह पूरे विश्व में व्याप्त सूचना तकनीकी है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय, लाभदायक तथा आधुनिक समय की अत्यंत आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी है। यह सूचना
तथा संचार के क्षेत्र में विश्व की श्रेष्ठतम उपलब्धियों में से एक है। इसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों, घटनाओं, लेख, शोध कार्य, मनोरंजन से संबंधित सूचनाएं, विज्ञापन, चित्र, किसी भी संख्या से संबंधित सूचनाएं आदि विभिन्न प्रकार की सामग्री बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। इसी के माध्यम में सोरेन क्रॉनफोर्ड के अनुसार इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्क का एक मुक्त संयोजक है। अब दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने सेना के प्रयोग में किया था। उस समय इसे अर्पानेट के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अर्पानेट का जो फुल फॉर्म है दोस्तों एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के आगे। सन 1973 में इसे विश्व के अन्य देशों के लिए खोल दिया गया। फिर इसे इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाने लगा, जिसका संक्षिप्त नाम वर्तमान में इंटरनेट हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरनेट की जो विशेषता एवं लाभ। दोस्तों विशेषता वही होगी जो लाभ होगा, बिल्कुल। चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेट की विशेषता एवं लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है दोस्तों इंटरनेट से विभिन्न उपयोगी एवं महत्वपूर्ण आंकड़ों तथा सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं विश्व के किसी भी देश के किसी भी कोने में बैठकर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है या कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न मल्टीमीडिया से संबंधित कार्यक्रम संपादित किए जा सकते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंसिंग, दस्तावेज, पुनर्प्राप्ति आदि। अब दोस्तों बात करते हैं विश्व के नवीनतम समाचार इसके माध्यम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान विश्व विशेषज्ञों से इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी, व्यापारिक समझौते, लेन देन आदि की संभव है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इंटरनेट के द्वारा आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर फाइल्स का स्थानांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वैज्ञानिक शोध पर विचार विमर्श किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट कम समय, कम शक्ति तथा कम व्यय में सूचनाएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों समान रुचि वाले व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण सामाजिक नोट्स का आदान प्रदान इंटरनेट के द्वारा संभव है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट ईमेल और ई-कॉम जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। अब दोस्तों बात करते हैं ईमेल। अब दोस्तों ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल कह सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक अब दोस्तों बात करते हैं ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल। दोस्तों ईमेल कंप्यूटर तथा सूचना तकनीकी से संबंध संदेश प्रेषण आदि सूचनाओं को आदान प्रदान की विधि है। इसमें लिखित संदेश का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में होता है, अर्थात इसके द्वारा कोई सूचना या संदेश एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत ही शीघ्रता से भेजा जा सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत ईमेल द्वारा सूचना संप्रेषण प्रक्रिया के वाहक पर आधारित होता है। ईमेल सुविधा प्राप्त कंप्यूटर की सर्विस प्रोवाइड कहा जाता है।
तथा जिस कंप्यूटर पर सूचना भेजी जाती है उसे ग्राहक कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क तथा भेजी जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा कहा जाता है। ईमेल सेवा का प्रारंभ सर्वप्रथम हॉटमेल द्वारा किया गया था। ईमेल हेतु सर्वर के पास इंटरनेट सुविधा का होना आवश्यक है। इसी प्रकार ग्राहक के पास भी इंटरनेट की सुविधा हो या उसके पास इंटरनेट से टेलीफोन के द्वारा जुड़ने की सुविधा हो तभी संदेश भेजे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राहक कंप्यूटर के पास ईमेल के लिए एक समुचित मृदुल उपागम अर्थात सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत देख लेते हैं ईमेल एड्रेस। ईमेल द्वारा संदेश या सूचना भेजने के लिए जिसको ईमेल करना है उसका ईमेल पता भी आवश्यक है। सही पता नहीं होने पर संदेश सूचना भेजने वाले के पास कारण सहित वापस आ जाता है। अतः ईमेल सही प्रकार पहुंच जाए, इस हेतु ग्राहक का सही ईमेल पता होना आवश्यक है। अब दोस्तों सेकंड बात करते हैं। ईमेल एड्रेस लिखने का सही तरीका। ईमेल भेजने वाले व्यक्ति का लॉग नाम अर्थात मेल सर्वर का नाम, लॉग नेम @मेल सर्वर नेम। अब दोस्तों बात करते हैं ईमेल प्रोग्राम। दोस्तों ईमेल के लिए कई ईमेल प्रोग्राम्स हैं जैसे याहू, हॉटमेल, पाइन, रेडिफ। भारत में वर्तमान में आम आदमियों द्वारा ईमेल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जैसे विप्रो, क्विरी मेल, एक्सेस, एक्स ईमेल, प्रिंट मेल एवं ग्लोब मेल आदि। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत ईमेल की क्या विशेषताएं हैं। ईमेल की निम्नलिखित विशेषताएं दोस्तों बात कर लेते हैं। ईमेल सूचना या संदेश संप्रेषण का सबसे मितव्ययी साधन है। इसमें धन व समय कम लगता है। इसके द्वारा भेजी गई सूचनाओं संदेश को संरक्षित रखा जा सकता है। इसके माध्यम से घर बैठे हुए संदेश प्राप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों इसके द्वारा संदेशों का तुरंत आदान प्रदान होता है। यह तब भी भेजा जा सकता है जब प्राप्तकर्ता उस पते या कंप्यूटर पर उपस्थित न हो। अब दोस्तों बात करते हैं पावर पॉइंट का प्रस्तुतिकरण। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा कार्यक्रम है जो उपयोगकर्ता को एक ऐसी प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा बनाने की अनुमति प्रदान करता है जो एकाधिक स्लाइड्स से बनी होती हैं। ये स्लाइड्स आकृति, रेखाचित्र, चलचित्र, छायाचित्र तथा नवीन सूचनाओं से संबंधित प्रकार के हो सकते हैं। पावर पॉइंट एक वर्णन की व्याख्या करने के लिए उपयोगी है क्योंकि उपयोगकर्ता जानकारी से दर्शकों को अवगत कराने के लिए या अधिक प्रबंधनीय या मितव्ययी तरीके से विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के साथ मनोरंजन के लिए रेखाचित्र चार्ट्स और उससे संबंधित आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए संगणक स्क्रीन पर शब्दों, चित्रों, छायाचित्रों का उपयोग कर सकते हैं। पावर पॉइंट आधुनिक समय का सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग व्यवसाय सूचना के प्रस्तुतिकरण में किया जाता है। यह प्रस्तुति श्रव्य एवं दृश्य दोनों प्रकार से दे सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा कार्यक्रम है जो उपयोगकर्ता को एक ऐसी प्रस्तुति की डिज़ाइन बनाने की अनुमति प्रदान करता है जो एकाधिक स्लाइड से बनी होती है। ये
स्लाइड पाठ्यवस्तु की विभिन्न समस्याओं से संबंधित हो सकती है। इसके लिए शिक्षक को पूर्व नियोजन करना पड़ता है। ये स्लाइड उसे कक्षा शिक्षण से पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए। शिक्षक इसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की विभिन्न समस्याओं से संबंधित को अवगत कराने के साथ साथ मनोरंजन के लिए रेखांकन, चार्ट्स और उससे संबंधित शब्दावली की व्याख्या करने के लिए स्क्रीन पर टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके आगे देख लेते हैं पावर पॉइंट का परिचय। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को उपयोगिता एवं कार्य क्षमताओं के आधार पर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसके पीछे प्रमुख रूप से इसकी कार्य क्षमताओं को ही उत्तरदायी माना जाता है। पावर पॉइंट की कार्यप्रणाली को विस्तृत रूप से वर्णित करने के लिए इसके प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना होगा जो निम्नलिखित हैं। अब दोस्तों पहला है जो पावर पॉइंट का प्रारंभ। पावर पॉइंट को प्रारंभ करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित विकल्प में से अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प चुन कर सकते हैं। स्टार्ट के बिंदु पर सबसे पहले क्लिक करें। इसके बाद कार्यक्रम विकल्प पर जाएं। इसके बाद पावर पॉइंट प्रारंभ हो जाएगा, जिससे आप बॉक्स में सफलतापूर्वक देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ऑटो कैटेड विजर्ड। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं। इसके माध्यम से एक ऐसे विजर्ड को प्राप्त किया जा सकता है जिसमें पूर्व रचित घटक समाहित होते हैं। इन पूर्व रचित घटकों की सहायता से प्रस्तुतिकरण को तैयार किया जा सकता है। इन पूर्व रचित घटनाओं का प्रयोग आवश्यकता अनुसार पुनः किया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ब्लैंक प्रस्तुतिकरण। दोस्तों इसके अंतर्गत डिजाइन के घटकों का प्रयोग न करते हुए भी एक नया प्रस्तुतिकरण तैयार किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण के लिए आप अपनी इच्छा अनुसार नवीन डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इसके द्वारा एक नई डिज़ाइन टेम्पलेट भी तैयार किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं विद्यमान प्रस्तुतिकरण को खोलना। अब दोस्तों इसके द्वारा आप उपस्थित प्रस्तुतिकरण को खोल सकेंगे द्वारा तथा आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। यह विकल्प प्रस्तुतिकरण को खोलने में सहायता करता है। इसमें सर्वप्रथम पावर पॉइंट कार्यक्रम को खोलें तथा ओपन एस्टिसिंग प्रेजेंटेशन विकल्प पर क्लिक करें। यह पावर पॉइंट कार्यक्रम खुला हुआ है तो दो विकल्प आपके सामने हैं, फाइल एवं ओपन। इन दोनों में से ओपन विकल्प पर क्लिक करें। अब दोस्तों बात करते हैं पावर पॉइंट की उपयोगिता एवं उपयोग। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हेडिंग है। इसमें दोस्तों बताया गया कि पावर पॉइंट के निम्नलिखित उपयोगिता एवं उपयोग हैं। अब दोस्तों इसमें पहला जो है दोस्तों इसमें बताया गया ऑफिस पावर पॉइंट की वह विषय वस्तु केवल एक क्लिक के साथ हमारी संपूर्ण प्रस्तुति की दिखावट और अनुभव को परिवर्तन करने के लिए सक्षम है। हमारी प्रस्तुति की विषय वस्तु में केवल पृष्ठभूमि के रंग में ही परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि हमारी प्रस्तुति के डायग्राम, टेबल, चार्ट, फॉन्ट आदि फॉन्ट और यहाँ तक कि बुलेट पॉइंट के स्टाइल के रंग में भी परिवर्तन होता है। प्रभावशाली तरीके से नए उपकरणों और प्रभावों के माध्यम से आकृति, टेक्स्ट और ग्राफिक्स को परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं
हम आसानी से ऑफिस पावर पॉइंट के अंतर्गत पेशेवर और गतिशील संबंध, कार्य प्रवाह या क्रमानुसार डायग्राम बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, हम विषय वस्तु को एक प्रस्तुतिकरण से दूसरी में पुनः उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट के द्वारा समर्पित एक साइट पर हम ऑफिस पावर पॉइंट स्लाइड लाइब्रेरीज के साथ व्यक्तिगत स्लाइड के रूप में प्रस्तुतियों को स्टोर कर सकते हैं। स्लाइड लाइब्रेरीज का उपयोग करके हम अपनी प्रस्तुति के विषय वस्तु को अपने साथियों और सहकर्मियों के साथ साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब हम फाइल की अखंडता को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए या एक फाइनल प्रस्तुतिकरण के लिए ऑफिस पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में कोई डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ सकते हैं। ये सुविधा हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि विषय वस्तु को हमारे द्वारा नियत तरीके से ही संशोधित या साझा किया जा सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं मल्टीमीडिया। दोस्तों कंप्यूटर के उद्भव से लंबे समय तक इसकी स्क्रीन पर केवल टेक्स्ट का ही प्रयोग हो रहा। कंप्यूटर हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर तकनीकी में विकास के कारण अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर वीडियो पिक्चर के साथ ध्वनि प्रभावों का भी आनंद लिया जा रहा है। यह सब मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के कारण ही संभव हो सकता है। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन एवं वीडियो आदि का मिलाजुला रूप है, जिन्हें कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को नया वातावरण प्रदान करने में सहायक हो सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसके प्रयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जनसंचार एवं व्यक्ति संचार में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। यदि किसी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में उपयोगकर्ता उसे देख, सुन या पढ़ तो सकता है, पर स्वयं इसके संचालन के द्वारा किसी प्रकार का नियंत्रण अथवा परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो इसे रेखीय मल्टीमीडिया कहा जाता है, जैसे टेलीविज़न, सिनेमा, संगीत आदि। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया हेतु हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया कि मल्टीमीडिया के लिए एक उच्च मेमोरी क्षमता से युक्त कंप्यूटर तथा उच्च रिसोल्यूशन वाली रंगीन मॉनिटर के साथ कुछ विशिष्ट इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। इसे टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, तस्वीर आदि मिश्रित रूप से इनपुट करने के लिए सामान्य कीबोर्ड एवं माउस के साथ अन्य संवेदनशील एवं विशिष्ट इनपुट उपकरण काम में लिए जाते हैं, जैसे स्कैनर, जॉयस्टिक्स, टच स्क्रीन, ग्राफिक्स टैबलेट्स, डिजिटल कैमरा आदि। अब दोस्तों बात करते हैं मल्टीमीडिया की उपयोगिता। अब दोस्तों मल्टीमीडिया की उपयोगिता देख लेते हैं। मल्टीमीडिया के साथ पहला दोस्तों, मल्टीमीडिया के साथ जितने भी तकनीकी समागम हुए या हो रहे हैं, इंटरनेट की देन है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का उपयोग शिक्षा, उत्पादक, सूचना प्रसार, मनोरंजन व कार्यक्रमों के कार्यों
में बहुविध हो रहे हैं। बड़े पैमाने में CD-ROM पर शिक्षा व ज्ञान सामग्रियाँ मौजूद हैं। मल्टीमीडिया ने सुस्त पठन पाठन प्रणाली को गतिशील व रोचक बनाया है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंतर्गत मल्टीमीडिया के माध्यम से दूरस्थ स्थित व्यक्ति परस्पर विचार विमर्श ठीक उसी तरह से कर रहे हैं जैसे वह आमने सामने स्थित हों। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीमीडिया के माध्यम से हिंदी विषय में शोध कर रहे विद्यार्थियों को पठन पाठन सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं मृदुल उपागम सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं इसका प्रादुर्भाव का मुख्य आधार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग है। शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा सकता है। इसमें उपागम को अनुदेशन के नाम से भी जाना जाता है। शैक्षिक तकनीकी में मृदुल उपागम का उद्गम स्थान अधिगम मनोवैज्ञानिक से संबंधित व्यवहारपन विज्ञान है। शिक्षण अधिगम का मनोविज्ञान हमारे सामने शिक्षा की ऐसी तकनीकी प्रस्तुत करता है जिसके माध्यम से शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया को कुछ अच्छे से अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित किया जा सकता है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही सर्वोच्चतम ढंग से अपना उत्तरदायित्व निभाने, शिक्षण परिस्थितियों और वातावरण को अनुकूल बनाने और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन संबंधित उद्देश्यों को अच्छी तरह प्राप्त करने में इस प्रकार की शैक्षिक तकनीकी सहायक होती है। सिल्वरमैन ने इसे रचनात्मक शैक्षिक विधि के नाम की संज्ञा प्रदान की है। इसमें मशीन का प्रयोग केवल पाठ्यवस्तु की प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इस विधि में शिक्षा के अदा प्रक्रिया एवं प्रदा तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है। यहीं पर स्किनर महोदय ने कहा है कि स्किनर ने इस उपागम वाली तकनीकी को व्यवहारिक तकनीकी पर आधारित माना है। अब दोस्तों आर्थर मेंटल के अनुसार दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं मृदुल उपागम की विशेषता। दोस्तों मृदुल उपागम की विशेषताएं क्या क्या हैं आइए देख लेते हैं। दोस्तों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवं सिस्टम अप्रोच यही तीन थे। तो इसमें जो आपका सॉफ्टवेयर है मृदुल उपागम उसके जो विशेषता हैं आइए देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि मृदुल उपागम के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को रुचियों अभिरुचियों आवश्यकताओं योग्यताओं का व्यक्तिगत ध्यान में रखकर अनुदेशन की क्रियाएं चलती रहती है। दोस्तों सेकेंड बात करते हैं मृदुल उपागम को उपयोग एवं एक शिक्षक तथा शैक्षिक प्रशासनों को शिक्षा के विविध क्रियाकलापों कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के कुशल एवं प्रभावपूर्ण प्रबंधन के उचित सहयोग देता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसी के अंतर्गत मृदुल उपागम का प्रयोग करते हुए किसी प्रक्रिया के सर्वोच्चतम परिणाम भी निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मृदुल उपागम के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक प्रयोजनपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाने में सहायक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मृदुल उपागम के माध्यम से पत्राचार तथा दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रमों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों मृदुल उपागम के माध्यम
से विद्यार्थियों की समस्या समाधान योग्यता का विकास होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मृदुल उपागम के माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों को भली भांति पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, मृदुल उपागम के माध्यम से विद्यार्थियों के एक बहुत बड़े समूह को एक साथ शिक्षण अधिगम कराया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, मृदुल उपागम अभिक्रमित अध्ययन का परिणाम है। नेक्स्ट दोस्तों, मृदुल उपागम प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहारों को यांत्रिक बनाया जा सकता है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं वेबिनार्स। दोस्तों वेबिनार्स में क्या होता है कि इसमें होता है कि वेबिनार्स एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके द्वारा बहुत से व्यक्तियों के मध्य किसी विषय पर वार्तालाप को सफल बनाया जा सकता है। वेबिनार्स एक उच्च गुणात्मक प्रकार की तकनीकी है जिसके माध्यम से व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं को पहुंचाया जा सकता है। इसके प्रयोग से कम लागत में विद्यार्थियों की योग्यताओं में सुधार हुआ है। इस माध्यम का शैक्षिक संस्थाओं में अधिक विकास हुआ है। वेबिनार द्वारा प्रदत्त बहुमाध्यमी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम इंटरनेट सेवाओं द्वारा लिखित सामग्री, रेखाचित्र आदि को सेमिनार या प्रस्तुतिकरण, व्याख्यान आदि में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रेषित कर सकते हैं, जिन्हें वे अपने कंप्यूटर पर बैठे बैठे ग्रहण कर सकते हैं, या दूर बैठे हुए व्यक्ति आपसी संवाद स्थापित करते हुए न केवल एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं, बल्कि वे कैमरे की सहायता से एक दूसरे को कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसी तरह देख सकते हैं जैसे कि आमने सामने बैठकर अनुक्रिया कर रहे हों। वेबिनार में कंप्यूटर तकनीकी के समावेश से इसको और भी अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। वीडियो एवं कंप्यूटर के अति आधुनिक प्रारूप के रूप में वेब कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग आवश्यकता समझा जाने लगा है। वेबिनार के भी कई विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। पहला दोस्तों, अपने बहुत ही साधारण रूप में वेबिनार अपनी ऐसी क्षमता के रूप में हमारे सामने आती है जिसमें प्रतिभागी एक दूसरे की आवाज़ फ़ोन के जरिए सुनते हैं तथा वे ब्राउज़र द्वारा शब्द एवं चित्रात्मक सामग्री का अवलोकन भी कर सकते हैं। वे आयोजक के रूप में यहाँ अब कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का नियंत्रण रख सकता है कि सभी प्रतिभागी एक सी बात सुने या देखें। ऐसा वह उन्हें केवल एक ही वेब पेज पर रोककर रख सकता है। दूसरा दोस्तों, अपने कुछ अधिक उन्नत रूप में वेबिनार आयोजक को यह मौका देता है कि वह प्रतिभागियों के वेब पेजों को भी प्रसारित कर सकते हैं। श्वेत पंजिम बोर्ड पर कुछ लिख तथा चित्रित कर सकें तथा इसके मृदुल उपागम को इस तरह इस्तेमाल कर सकें कि सभी प्रतिभागी उसे एक साथ अपने कंप्यूटर मॉनिटर्स पर देख सकें। जो कुछ भी प्रदर्शित किया जा रहा है उसमें कुछ संशोधन या सुधार करने के अवसर भी अब यहाँ प्रतिभागियों को दिए जा सकते हैं।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेबिनार्स की उपयोगिता एवं लाभ। दोस्तों इसमें बताया गया कि वेबिनार्स के निम्नलिखित लाभ एवं उपयोगिता हैं। पहला दोस्तों, इसके प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। दूसरा दोस्तों, वेबिनार पारंपरिक विचारों विनिमय, संवाद तथा संभाषण हेतु बहुमूल्य अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट दोस्तों, विषय कौशल में पारंगत व्यक्तियों के संपर्क में रहकर इसके द्वारा उसके व्याख्यानों का पूरी तरह लाभ उठाया जा सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव अपने ऊंच नीच स्तर का ख्याल किए बिना ही चलती रहती है। नेक्स्ट दोस्तों, वेबसाइट पर उपलब्ध ज्ञान भंडारण तथा वीडियो डिस्प्ले ने व्यक्तियों के बीच समय और दूरी की सभी बाधाएं पूरी तरह से दूर कर दी हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, वेबिनार की सहायता से शोध कार्य भी अब सरल हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों, इसकी सहायता से विद्यार्थी उचित स्व अनुदेशन हेतु उच्च कोटि की सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट दोस्तों, वेबिनार से विद्यार्थी और कंप्यूटर के बीच चलने वाली अंतःक्रिया निर्धारित अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बनती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।